अब ये रिसीवर से चैनलाइज़र में जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे ट्रिगर होती है? जब एक डोमिनेंट रिसीवर सोल आती है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ दे शो साइंस ऑफ मैच्योरिटी। बिकॉज़ उन्हें जो होता है, उससे ज़्यादा दिखता है और उससे ज़्यादा फ़ील होता है। यानी हर चीज़ और घटना जो फिज़िकली उनकी लाइफ में होती है, वो उसे अपने बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल चारों लेयर्स में फ़ील कर पाते हैं। कई बार उनकी मैच्योरिटी उन्हें एक ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस पे ले जाती है जहाँ उन्हें एक कांस्टेंट स्ट्रगल फील होता है। फिजिकल स्ट्रगल्स भी कई आते हैं और साथ ही मेंटल इमोशनल ट्रॉमास, स्पिरिचुअल साइटिंग्स भी होते हैं। बट इन स्ट्रगल्स से वे लोग एक टाइम पे यूज टू हो जाते हैं, उन्हें फेस करना सीख लेते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें एंडलेसली चलती ही रहती हैं। जहाँ उनकी मेच्योरिटी में दबा बचपन, जो वे लाइफ के ऐसे स्ट्रगल के कारण जी नहीं पाते, वो आने लगता है। बचपन यहाँ पर एक फीलिंग है, एक नीड है, अ फीलिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, अ फीलिंग वेयर दे आर सो एग्जॉस्टेड दैट दे नाउ वांट स्टॉप। पर स्विच ऑफ का कोई बटन है ही नहीं। और उनकी सोल डोमिनेंट रिसीवर टाइप की है, तो उन्हें एमिट करना ज़्यादा आता नहीं। दे डोंट हैव द मैकेनिज्म टू एमिट दैट एनर्जी। सो ये सारी रिसीव्ड एनर्जी लेयर बाय लेयर उनके सोल में जाकर बैठने लगती है। वहाँ ये एग्जॉशन ट्रिगर होता है, क्योंकि देर इज नथिंग बियॉन्ड सोल। इसलिए नीड टू स्टॉप आती है, जो ट्रिगर करती है अ क्रेविंग फॉर लव, अ ट्रू डिवाइन लव। और ये लव की क्रेविंग सोल को छटपटाहट देती है। यहाँ सोल का ट्रांसमिटेशन चालू हो जाता है। इस ट्रू लव की खोज में ये लव डिवाइन लव है, जो किसी को कहीं भी मिल सकता है। बट दिस गिव्स देम अ पर्पस टू फाइंड देयर ट्रू लव, द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। हियर बिगिंस द जर्नी ऑफ आध्यात्म। लेकिन ये रिसीवर्स को रिपीटेड लाइफ्स के बाद मिलता है। लेकिन एमिटर्स अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, तो वो लोग एनर्जी एमिट करते रहते हैं। और एंड बिकॉज दे हैव नॉट अनलॉक देयर सोल्स रिसीविंग एबिलिटी, तो उनका एनर्जी कंजम्पशन ही एक तरीका बन जाता है एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए। बट ये हम नहीं जानते कि ये कंजम्पशन हम इस एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से कर रहे हैं। हम इसे अपनी क्रेविंग, पैशन, डिजायर एट्सेट्रा समझ लेते हैं। सारा प्रॉब्लम यहाँ है। और यहीं से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी, ओकल प्रैक्टिसेस ये सब आती हो। These are all sciences that human curiosities and sufferings helped discover. जैसे अगर ज्योतिष की बात ही करें, तो ये एक बहुत एडवांस मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और बिलीफ सिस्टम से आई है। यहाँ मैथमेटिक्स should not be seen as arithmetic, geometry, calculus, etc. No, mathematics is a language, and advanced mathematics is the application of that language. तो यहाँ जब हम प्लैनेट्स को देख रहे हैं, उनका मोशन, उनके मोशन की स्पीड, कुंडली, कुंडली के भाव में ग्रहों की स्थिति, उनके नेबर्स, नक्षत्र, राशियाँ, सब कुछ, तो हम हकीकत में वहाँ देखकर समझ क्या रहे हैं? यहाँ आता है एनर्जी स्पेक्ट्रम। बिकॉज एवरीथिंग दैट इज इन मोशन हैज एन एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो जब एक इंसान जन्म ले रहा है, उस वक्त प्लैनेट्स जिस पोजीशन में थे, तब उनका एक सर्टेन एनर्जी स्पेक्ट्रम था और वो स्पेक्ट्रम उस बच्चे की लाइफ से जुड़ा। अब जब ये व्यक्ति बड़ा हुआ, तब उस स्पेक्ट्रम में कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस रहे, क्योंकि कंटिन्यूअस मोशन है। लेकिन जब उस इंसान का जन्म हुआ, तब वो अपनी एक गति में भी आया। तो यहाँ उस बच्चे का मोशन और प्लानिटरी मोशन इंटरेक्शन में आ गए। मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे प्लैनेट्स में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे वो इंटरैक्टिव एनर्जी प्लेन भी अफेक्ट होगा। अब ह्यूमन लाइफ के चेंजेस कार्मिक होते हैं, जो उनके प्रीवियस लाइफ से जुड़े होते हैं। ये कार्मिक चेंजेस अलाइंड होते हैं चेंजेस इन एज से। यहीं पर बायोलॉजिकल चेंजेस भी कनेक्ट होते हैं। Biological changes along with changing age and karmic changes bring changes in mental and emotional capacities, and together they form a personality. Therefore, this personality is a result of multidimensional changes which was always in interaction with the planets or the universal energy. Because Kundli only shows major planets, but in reality, a human gets affected by every tiny matter that has energy. So, I would prefer to say यूनिवर्सल एनर्जी। और एंशियंट ज्योतिष इस यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में ही बात करता है।
इसीलिए आई मेंशन एडवांस मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जो अब बहुत डाइल्यूट हो चुका है। नाउ कुंडली इज नॉट अ बर्थ चार्ट और लाइफ चार्ट जहाँ प्लेनली हमारी लाइफ आउटलाइन है और एक एस्ट्रोलॉजर उसको रीड कर देता है। इट शोज probabilities that are always subject to changes and are not 100% true because our choices create difference. This does not mean we can rewrite our destiny. No. Choices here means if we are aware of the obstacles, we can either be prepared for it or work to reduce its impact. But this is often misinterpreted. Here, working to reduce the impact is not by yagya, bali, mantra, puja, havan, stones, or lucky, unlucky numbers, colors. नहीं, ये सब नहीं है. It is not this. If Kundli shows a person may suffer a loss, or Jyotishi says we can prevent this loss by a puja, they only postpone it. Actually, they create energy through puja, which for a while just repels the energy that will cause the loss. But this energy always comes back. Now, the loss may change its form. It may be in the form of a disease, a theft, failure in job, or work, or anything. यहाँ सीधा पैसा जाते नहीं दिखता, पर वहाँ वो लाखों रुपए का जो जो लॉस हमेशा से होना था, वो हो गया. So Kundli is to show us our path and the obstacles. It guides us to either be prepared to face the challenges or work on ourselves to be able to find the reason behind the loss. If it is something we can do about, then we can work on that to reduce the impact. And if we cannot do anything about it, then we simply accept it by becoming stronger and trying to find a way to get over from that loss. Now, न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी भी ज्योतिषी से ही निकला है. आज कुछ नंबर्स लकी अनलकी बताए जाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस हार्मफुल, कुछ बेनिफिशियल्स बताते हैं, लेकिन यहाँ भी एनर्जी ही है जो इम्पैक्ट डाल रही है. इसीलिए एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी प्लैनेटरी एनर्जी नहीं, यूनिवर्सल एनर्जी पर फोकस थी. तभी तो स्टोन्स दैट एमिट सर्टेन एनर्जी आर बीइंग सजेस्टेड इन ज्योतिषी. कलर्स भी एनर्जी हैं, तो वहाँ भी हमें कुछ कलर्स अवॉइड करने को कहते हैं. यहाँ टोटल एनर्जी प्ले है. अब मैं इनमें से किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ये परेशानी में फंसे लोगों की मदद करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उन्हें अपने एनर्जी बैलेंस की टेम्परेरी सॉल्यूशन देकर हेल्प करते हैं. लेकिन यहाँ हमें समझना है कि हम अपने आप को इन सब में इतना ना फंसा दें कि कुछ अनएथिकल लोग हमारा शोषण करने लगे, और इसलिए हमें खुद को शिक्षित करना चाहिए. वेल, आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन ये सब सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं है. इसलिए एवरी इंफॉर्मेशन नीड्स इंट्रोस्पेक्शन. और ये बात भी ठीक है कि जब ये प्रैक्टिसेस हमें हमारे प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, तो हम अपने ईश्वर से भी बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, हमारी ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं. इसीलिए ये साइंसेस भी आज हमारे रिलीजियस परसेप्शन का हिस्सा बन गई हैं, जबकि दे आर प्रैक्टिकल साइंसेस बेस्ड ऑन नेचुरल साइंस. तो ये सभी तरीके भी हमें ईश्वर से जोड़ने में मदद करते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है. ये हमें अपने धर्म पर लाने के माध्यम है, मीडियम है. पर हम जैसे ही परेशानी से बाहर निकलते हैं, कुछ वक्त बाद फिर हम अपने धर्म को भूलकर जीवन की उलझनों में फंस जाते हैं. इसीलिए हम बार बार इन मीडियम्स के पास जाते रहते हैं. यहाँ इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत राह दिखती है, आज़ान.